32वें NAI पुरस्कार का आयोजन नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारिता, मीडिया और संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान और नवाचारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अल्जीरिया के राजदूत डॉक्टर अली अचू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उत्कृष्टता का सम्मान पुरस्कारों ने कई श्रेणियों में उपलब्धियों का जश्न मनाया। सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनल ABP न्यूज, सर्वश्रेष्ठ संपादक TV समाचार अमीश देवगन, न्यूज इंडिया 18, सर्वश्रेष्ठ समाचार शो DNA जी न्यूज, सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट शालिनी कपूर तिवारी, सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर महिला अपर्णा मुअज्जम ABP न्यूज, सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरुष अमन चोपड़ा, न्यूज इंडिया 18, सर्वश्रेष्ठ संपादक क्षेत्रीय रमेश चंद्रा जी UP UK, सर्वश्रेष्ठ पत्रकार रक्षा और विदेश मामले सुमित चौधरी TV9 भारतवर्ष, सर्वश्रेष्ठ पत्रकार महिला पूजा यादव भारत 24, सर्वश्रेष्ठ युवा संपादक आशिफ इकबाल प्राइम न्यूज, सर्वश्रेष्ठ संपादक प्रिंट आशीष तिवारी अमर उजाला चंडीगढ़ और पंजाब, सर्वश्रेष्ठ पत्रकार प्रिंट अनुराग मिश्रा दैनिक जागरण, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल समाचार कार्यक्रम द चबूतरा सोनल धयान साहित्यिक सामाजिक और विशेष पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ लेखक श्री प्रवेश जैन, सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक डॉक्टर आकांक्षा विद्यार्थी, समाचार वाद विवाद के लिए सर्वश्रेष्ठ पैनलिस्ट मनीष कुमार गुप्ता, मनोरंजन और रचनात्मक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ रेडियो जॉकी RJ पूरब रेड FM, सर्वश्रेष्ठ कंटेंट क्रिएटर RJ आशीष, विशेष मान्यता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ IPS अधिकारी डॉक्टर MA सलीम DG CID कर्नाटक पुलिस, सर्वश्रेष्ठ लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता सेफ वाटर लाइन्स और डूक इंटरनेशनल ने यात्रा क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन कंपनी का पुरस्कार जीता। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। सम्मान दिया गया है। हमारा विजन ये है कि दिल्ली को एक अच्छी जगह बनाना है, साफ सुथरी बनाना है, दिल्ली के युवाओं को रोजगार देना है, छात्र छुट्टी वालों को अच्छा मकान देना है और उसी स्थान पर देना है, पूरी यमुना नदियों को साफ करना है, दिल्ली को सुरक्षा देना है, हमारी माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को पेंशन देना है, बहुत सारे काम हैं। सर अगर आप इजाज़त दें मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ दिल्ली के ऊपर। हाँ बिल्कुल। जो दिल्ली की जनता है उनको जो अभी वर्तमान सरकार है जो पिछले 10 साल से, उनसे सवाल क्या पूछना चाहिए? क्या रोड अच्छे हुए या नहीं हुए, जमुना जी साफ हुई नहीं हुई, अस्पतालों की क्या हालत है, सब चीज़ इस पर सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ फ्री से शायद ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टली पेमेंट हो रही है, मैं इसी को पेमेंट ही बोलूँगा दिल्ली सरकार द्वारा, तो उसको फोकस करना चाहिए या फिर जो भी काम हुए हैं उसको? विकास की बात करनी चाहिए। विकास क्या होता है? विकास होता है कि दिल्ली में स्कूल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, यूनिवर्सिटी बनते हैं, स्टेडियम बनते हैं, रोड बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, ये सब काम होता तो विकास हमें होता। तो वो ठीक है, अगर आपके जो है दिल्ली के सारे लोग मिलकर टैक्स आपको दे रहे हैं 75,000 करोड़ का और आपने उसमें से 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिया फ्री के नाम पे और उससे आपको लगा कि बार बार सरकार बनती जाएगी, तो ये विकास नहीं है। विकास होता अगर ये सारा पैसा दिल्ली के विकास में, कॉलोनियों में, गाँव में, सड़कों में, सीवर में, पानी को ठीक करने में, ये सारी चीज़ों में लगता तो हम उसको विकास मानते हैं। अगर कोई आदमी अपना शीश महल बनाने में लग गया मगर वो कोविड में कोई भी सेंटर नहीं बना पाया, सारे लोग मर रहे थे, तो वो विकास नहीं होता। अगर एक आदमी से जो है दिल्ली के लोगों ने मांगा कि ऑक्सीजन दे दीजिए, कोविड की दवाई दे दीजिए और वो सबको शराब की बोतल दे रहा था, तो ये विकास नहीं होता। तो इस बार दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार हमको दे सकती है जो बिना झगड़े के चलेगी, बिना किसी एक्सक्यूज़ के चलेगी। तो ऐसी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। बीजेपी ने चुनावी हिंदू भी बोला केजरीवाल को, क्या ये बात बिल्कुल सही है? देखिए, जब कोई चुनाव आता है तब उनको जो है हनुमान जी याद आते हैं, राम जी याद आते हैं और उससे बाद में पूरे 5 साल उनको केवल मस्जिद दिखाई देती है, मौलवी को सैलरी देना दिखाई देता है, तब उनको पुजारी ग्रंथ नहीं दिखाई देते हैं। तो वो चुनावी हिंदू अगर बोला है तो बिल्कुल ठीक बोला है। कोई संदेश दिल्ली की जनता के लिए, वोटर्स के लिए? आप सभी को भारी से भारी मतदान करना चाहिए, सभी को निकलकर, खासकर जो मेरे न्यू वोटर भाई बहन हैं उनको निकलकर मतदान करना चाहिए और एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो बिना कारण के, बिना एक्सक्यूज़ के चले,
केजरीवाल कहते हैं 5 साल ही कहते रहते हैं कि मुझे कोई काम नहीं करने देता, फिर वो वोट भी मांगते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। देश की जनता ने तो दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी को बना दिया है। अगर उनको कोई काम नहीं करने देगा तो वो अगली बार भी कैसे कोई जो है ना मौका मांगते हैं। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी उनकी पावर तो छीन ही ली है, क्योंकि बिहार जेल से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना वो कोई साइन कर सकते हैं, ना वो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, तो ना वो सीएम बन सकते हैं। तो जब वो सीएम नहीं बन सकते और कोई काम नहीं कर सकते तो वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। सर मेरा सवाल आपसे ये है, आप अरविंद केजरीवाल के सामने सीट से लड़ रहे हैं, जो 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप किन मुद्दों को लेकर उनकी विधानसभा में जाएंगे, जिस विधानसभा के अभी विधायक हैं और सीएम नहीं है, पूर्व सीएम? आप अपने मुद्दे बता दीजिए, आप अपनी बात बता दीजिए जनता से। देखिए, यहाँ के नई दिल्ली के लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या 11 काम बताए हैं, क्या 11 काम किए हैं? कोई एक भी काम नहीं बता सकता। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। Dr. Hindita from Manipal University. Right now I am assistant professor over here. आप यहाँ न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में आई हैं, आपको अवार्ड किया गया, किस फील्ड के लिए आपको अवार्ड किया गया? मेरे को प्रोफेशनल एकेडमिक्स के बेसिस पे मुझे यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड अवार्ड दिया गया है, जो कि मैंने जो पेपर पब्लिकेशंस वगैरह किए हैं, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किया, उसमें मेरे रिसर्च पेपर्स हैं, उसके लिए मुझे सम्मानित ये रिसर्च किस लिए किया गया है ना? एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी फील्ड हम जो कुछ भी करते हैं, हर एक फील्ड में हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है एज ए प्रोफेशनल, ताकि नई नई कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे आ रही हैं, उनके क्या यूज़ हो सकते हैं। जिससे मेडिकल का फील्ड है, मेडिकल की फील्ड में भी कैंसर होने के क्या क्या चांसेस होते हैं, लीफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो किस कारण से होती है, ये AI टेक्निक्स के थ्रू हम इसको डायग्नोस करते हैं, AI टेक्निक्स यूज़ करके। तो आज ये जो अवार्ड मिला, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली वेरी डीपली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये अवार्ड मेरे लिए ही नहीं, ये सब उन सभी औरतों के लिए, उन सभी फीमेल्स के लिए, उन सभी गर्ल्स के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने जा रही हैं। जो भी उनके रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को पार करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। उन सभी को मेरा ये पुरस्कार, सभी को मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। जी सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए सर, क्या है प्रोग्राम आज का? जी, आज का जो प्रोग्राम है ये 32वां न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मान समारोह है और बड़ी खुशी होती है कि हम लोग जब इस कार्यक्रम को करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे लिए सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं है, हमारे लिए कहते हैं घर में एक शादी होती है बच्चे की, तो उस तरीके से हमारे प्रोग्राम होता है कि पूरे साल हम इस प्रोग्राम की तैयारी करते हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से उन हीरों को ढूंढ के निकालते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले ये प्रोग्राम सिर्फ पत्रकारों के लिए था, जिसमें हम पत्रकारों को ही सम्मानित किया करते थे, पर अब हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरे जो फील्ड है वहाँ से भी हम लोग उन लोगों को लेके जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं है, ये एक प्यार है, आशीर्वाद है और पत्रकारों के लिए तो ये कार्यक्रम कह सकते हैं कि एक वो भूमि है और वो स्टेज है जहाँ से कई सारे पत्रकार निकले, बने और उन्होंने बहुतों को बनाया है। सर मेरा सवाल ये है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन कहीं पर पत्रकार के ऊपर भी हमले होते हैं, कहीं पर पत्रकारों की भी अपनी भी मर्यादा वो छोड़ देते हैं, बिना मर्यादित वो बात करते हैं। तो उस तरीके के पत्रकारों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी नहीं बाहर के देशों में भी कई सारी चीज़ों को लेके करप्शन और कई सारी चीज़ें। पहले तो मैं उनको पत्रकार बोलता ही नहीं हूँ जिनकी आप बात कर रहे हैं। पत्रकार कभी भी अपने समाज की बात करता है, अपने देश की बात करता है। वो व्यक्ति पत्रकार हो ही नहीं सकता जो कहते हैं ना कि गलत काम कर रहा है या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, वो पत्रकार नहीं, वो ब्लैकमेलर्स हैं और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और हमारी संस्था में ईश्वरी कृपा से ऐसे लोग नहीं जुड़े भी होंगे, पता चल जाता तो हम उनको हटा देते हैं। तो पत्रकारिता में ये चौथा स्तंभ जो है ये सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि अगर पत्रकारिता नहीं है तो हमारे देश की सरकारें नहीं बन पाती और पत्रकारिता है तो सरकारें गिर भी जाती हैं। तो हम लोग वो काम करते हैं जो देश हित के लिए होता है, हमारे समाज के हित के लिए। आप कब से, ये आपका 32वां एनुअल फंक्शन है, तो आप कब से ये फंक्शन शुरुआत कर रहे हैं और ये सोचा कैसे आपने, कब मन में आया कि इस तरीके से फंक्शन करें तो लोगों में जागृति फैलेगी? देखिए, ये फंक्शन मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ पत्रकारों के लिए पहले होता था और ये मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर अमर गौड़ जी ने शुरू किया था और उनकी ये कोशिश थी कि पत्रकारों को किसी भी मंच में मतलब उनको खबर छपवाने के लिए बुलाया जाता है
फ़ोटो खिंचवाने के लिए बुलाया जाता है, उनसे सलाह लेने के लिए बुलाया जाता है, पर उनको सम्मानित करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। तो इस संस्था में मेरे फादर ने ही, मेरे पिताजी ने ही ये अवार्ड सेरेमनी शुरू करी थी, जिसमें पत्रकारों को ही सम्मानित किया जाता था। और 2008 या 9 से हम लोगों ने इसमें दूसरे फील्ड में। क्या मैसेज देंगे आप? बस यही देना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, और हमारा भारतीय समाज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि हम लोग कहते हैं सच्चे और ईमानदार होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है हमारे हिंदुस्तान की इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, उसके बाद भी हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और एक लास्ट लाइन बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो या तो इतिहास बना डालिए या इतिहास बन जाइए। और पत्रकारों के लिए मेरी यही कोशिश है कि मैं उनके हित के लिए, उनकी आवाज़ के लिए या तो इतिहास बना डालूं या इतिहास बन जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।